और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी वो 8 अभागे मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची में सूचना पाने से वंचित रह गए। सूचना किस बात की कि आपको पुनः प्रत्याशी बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सूची चौंकाने वाले तरीके से जारी की। कोई ऐसी बैठक का पता नहीं चला कि कब ये बैठक के अंतर्गत नाम तय हुए। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने तो सीधे बाइट ही दी कि हमने जो नाम प्रस्तावित किए थे केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर मोहर लगा दी। लेकिन मोहर लगाई, उस मोहर में 9 चेहरे शामिल नहीं थे। उनमें से एक चेहरा यशोधरा राजे सिंधिया जी का है, जो वर्तमान में मंत्री है पर खुद ही ऐलान कर चुकी है स्वास्थ्यगत कारणों से अब वह चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने गुड बाय बोल दिया अपने चुनाव क्षेत्र को। पर 8 तो उम्मीद के साथ है, और वो 8 लोग समझ नहीं पा रहे कि पार्टी ने उन्हें निपटा दिया है या उन्हें निपटाने के कगार पर ला दिया है। तो कुल मिलाकर उन 8 चेहरों पर आज हम बात करेंगे। इस बातचीत के लिए हमारे साथ इन क्षेत्रों से जहां से ये मंत्री ताल्लुक रखते हैं वहां के वरिष्ठ पत्रकार जुड़े जा रहे हैं। हम उन वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि भाई इन मंत्रियों ने ऐसा किया क्या है, ये जमीन पर इनकी हालत ऐसी क्यों है जिसके चलते पार्टी को इनका नाम का ऐलान करने के संदर्भ में संकोच करना पड़ रहा है। हम ये तो नहीं कहते कि इनके टिकट काट दिए गए, क्योंकि पार्टी ने इनके विधानसभा क्षेत्रों से कोई अन्य प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लेकिन जब इनके बाकी 24 साथियों के नामों की घोषणा कर दी गई तो इन 8 को महरूम क्यों रखा गया है? सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। तो इसी के उत्तर को आज हम खोजने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के संदर्भ में। हमारी मदद करने के लिए 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। इंदौर से हमारे साथ में अरविंद तिवारी जी हैं, जाने माने पत्रकार है, प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, अपनी प्रखरता के लिए और स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। महाकौशल अंचल से हमारे साथ में चैतन्य भट्ट हैं, जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं, अपनी एक अलग शैली की प्रस्तुति के लिए ख्यात है। और कुछ ही देर में हमारे साथ में देवश्री माली जी भी होंगे, जो ग्वालियर चंबल अंचल की रग रग से नस से वाकिफ है। पर चर्चा की शुरुआत हम अरविंद तिवारी जी से करते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास पेशकश में। आपके अंचल के 2 नेता जो अपने बयानों के लिए, अपनी कार्यपद्धति के लिए चर्चित रहते हैं, पर इस समय इस कारण से चर्चा में नहीं है भाई। चर्चा में इसलिए हैं कि पार्टी ने अभी तक इनको चेहरे के तौर पर सामने लाने के संदर्भ में संकोच कर रखा है। इनमें पहला नाम है उषा ठाकुर जी का। हिंदुत्व की प्रखर आवाज है भाई, महू से विधायक है, सरकार में मंत्री हैं, पर इतनी सूची आने के बावजूद भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुई है। और दूसरा नाम है इंदर सिंह परमार का, शिक्षा मंत्री है, स्कूल शिक्षा का, पर कहां चूक गए हैं समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपसे समझने की कोशिश करते हैं और पहले बातचीत उषा ठाकुर जी के संदर्भ में करते हैं। इतनी चर्चा तो उन्हें अपने बयानों के कारण ना मिली जितनी चर्चा में वह इसलिए है कि पार्टी की सूची में उन्हें स्थान नहीं मिल पाया अभी तक। क्या किया ऐसा जिसके चलते सूची में स्थान नहीं पाया? देखिए हिमांशु जी, उषा ठाकुर बहुत प्रखर वक्ता हैं जी, संघ का भी उन पर वरद और हिंदुत्व की पैरोकार है। अपने बयानों को, हिंदुत्व को लेकर उनके जो बयान आते हैं वो आप ध्यान में नहीं सारे, बड़ी चर्चा है जी। तो ये उनका तीसरा विधानसभा क्षेत्र, 3 बार विधायक रही है अभी तक वो जी। सबसे पहले इंदौर 1 से विधायक बनी, फिर इंदौर 3 से विधायक बनी और महू से विधायक। लेकिन उषा ठाकुर जिस भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहती हैं वहां न तो अपना नेटवर्क बना पाती है, न वहां के पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भरोसे में रह पाती है, न क्षेत्र में उनकी सक्रियता जी। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्तर के सर्वे कराए, फीडबैक दिए और उसके साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसीज के माध्यम से जो फीडबैक पहुंचा, उसमें ये बहुत स्पष्टता के साथ बात हुई कि महू में उषा ठाकुर यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते। इसके अलावा महू के जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो सब एक जाजम पर बैठे और उन्होंने कहा कि हम महू में बाहरी प्रत्याशी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। 2008 में कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव लड़े, 2013 में कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव लड़े और 2018 में उषा ठाकुर पहुंच गई। बोला हमको कब मौका मिलेगा, हमें तो पार्टी मौका ही नहीं देती है। अरे तो मौका देते तो थे, जीत कहां पाते थे? अतर सिंह दरबार को हराने का करिश्मा और कोई कहां कर पाया? कैलाश जी थे जिन्होंने ये चुनौती स्वीकारी और हरा कर दिखा दिया। इसके बाद में उषा ठाकुर के संदर्भ में जो आप समीक्षा कर रहे हैं कि वो अपना कैडर नहीं बना पाती, अपने लोग नहीं बना पाती,
पर अरविंद जी, आप तो राजनीति को इतने सालों से नजदीकी से देख रहे हैं। लोग अपनी उम्र गुजार देते हैं एक चुनाव क्षेत्र में, मेहनत कर करके, एड़ियां रगड़ रगड़ के, जूते रगड़ रगड़ के, तो अभी चुनाव जीत पाने में कामयाब नहीं हो पाते। उषा ठाकुर का कमाल देखिए, आप खुद बता रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड, इंदौर 1 से, इंदौर 3 से और फिर महू से। जो नेता तीन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतने में सफल हो जाए, वो पार्टी की 4-4 सूची में स्थान ना पाए, क्या गुनाह कर दिया भाई उषा ठाकुर ने? वही मैं आपको बता रहा हूँ हिमांशु जी कि उषा ठाकुर 1 नंबर से विधायक बनी, लेकिन 2008 में उनका टिकट क्यों काटना पड़ा? इसलिए काटना, 1 नंबर का जो फीडबैक पार्टी के पास पहुंचा उसमें स्पष्ट हो जाता है कि वहां से चुनाव नहीं किया। मैंने आपसे कहा ना कि उषा ठाकुर की जब एंट्री होती है, जो पहला चुनाव लड़ती है वो, तब तो चूंकि वो मतलब ये कहा जाए कि नेता के बजाय एक परिवार के सदस्य के रूप में उनकी एंट्री होती है, तो वो उन्हें रिस्पांस मिलता है। लेकिन जब वो 5 साल जो क्षेत्र में अपना उनका जो 5 साल का परफॉर्मेंस रहता है, उसके बाद वो वहां पर उनका जो नेटवर्क है वो खुद ही खत्म हो जाता है। वो जिन लोगों को जोड़ती है वो 3 साल पूरे होते तो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगते हैं। तो बहुत पता उनके साथ बड़ी 3 नंबर पे जब उनको लाया गया था, 3 नंबर पे, तो उस समय तो अश्विन जोशी वहां 3 बार के विधायक थे ना जी, 3 बार के विधायक अश्विन जोशी थे, उनको उन्होंने हराया था। महेश जोशी का विधानसभा क्षेत्र था, वहां से 2 बार महेश जोशी विधानसभा के विधायक रहे, मतलब जोशी परिवार 5-6 चुनाव उस विधानसभा क्षेत्र से जीता, लेकिन उसके बावजूद उषा ठाकुर को प्रतिशत मिला। फिर 3 नंबर से उनका टिकट जो है वो तो बहुत अलग परिस्थितियों में बदला था, क्योंकि आकाश विजयवर्गीय को टिकट वहां से चुनाव लड़वाना था, इसलिए जो है ये स्थिति बनी कि उषा ठाकुर को शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करने में ये हुआ कि कैलाश जी अपनी सीट छोड़े, और उस सीट पर पूरी जिम्मेदारी कैलाश जी ने ली थी कि उषा ठाकुर को आप उम्मीदवार बनाइए, वहां उषा ठाकुर चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां पे कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। और वो पूरा कैलाश विजयवर्गीय उस समय 2 चुनाव क्षेत्रों पर फोकस किए हुए थे, इंदौर 3 और महू पे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि उषा ठाकुर अब महू में जब उषा ठाकुर चुनाव लड़ने गई तो कैलाश जी का सपोर्ट तो था ही, भारतीय जनता पार्टी के सारे स्थानीय नेताओं का सपोर्ट, और सबसे महत्वपूर्ण था कि आरएसएस की पूरी टीम उनके लिए लग गई थी, और उस टीम ने तमाम पूर्वानुमानों को झुटलाते हुए उषा ठाकुर ने इस सब की बदौलत अंतर सिंह दरबार को वहां पे शिकस्त दे दी थी। लेकिन वही स्थिति फिर बनी कि उषा ठाकुर वहां जो है अपना नेटवर्क, एक तो नेटवर्क चूंकि वो नहीं वहां थी तो उनका नेटवर्क कोई था नहीं, जो लोग उनके साथ जुड़े थे वो सब धीरे धीरे दूर होते गए। दूसरा कि क्षेत्र मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक मंत्री का क्षेत्र पे जो फोकस होना चाहिए उस पर भी वो फोकस नहीं कर रहे। ये सब कारण रहे जिसके चलते अच्छा स्थानीय बनाम बाहरी को इस बार, पहले भी ये मुद्दा रहा है महू में, ऐसा नहीं पहले भी रहा है ना। लेकिन अच्छा एक बात आपको ये बताऊं कि महू की तासीर में बाहर के लोग हमेशा फिट हो जाते हैं। प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने, प्रकाश चंद्र सेठी, तो वो उपचुनाव महू से लड़े थे और महू से जीते। हालांकि वो 2 जगह से जीत गए थे, उज्जैन से भी जीत गए थे, तो बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहां से जो है दूसरे विधायक बने। लेकिन वहां पर बड़ी विचित्र स्थितियां। लेकिन इस बार जब प्रहलाद पटेल वहां पर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लेने गए तो इंदौर से लेकर महू तक की सड़कें इस बात को लेकर पटी हुई थी कि इस बार स्थानीय ही चाहिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं होने। क्योंकि ये सारी परिस्थितियां भापने के कारण मुझे लगता है कि 2 विकल्प मुझे दिख रहे हैं कि पार्टी उषा ठाकुर खुद भी अब महू से चुनाव लड़ने की ज्यादा इच्छुक नहीं है। मुझे लगता है कि उनका ध्यान अभी इंदौर 3 पर है और दूसरा उनका ध्यान धार पर है। धार और इंदौर 3 2 ऐसी सीट है, इंदौर 3 तो उनका पुराना निर्वाचन क्षेत्र है, और धार चूंकि भोजशाला के कारण और हिंदुत्व के कारण एक अलग मिजाज की सीट है। उषा ठाकुर जैसे हिंदूवादी चेहरे को वो सीट बहुत, मतलब वहां उनको लग रहा है कि मेरी ग्राह्यता हो जाएगी, इसलिए वो उनका फोकस, वो खुद भी महू। तो मतलब उषा ठाकुर जी को लेकर चिंता कर रहे हैं आप, नीना वर्मा के लिए भी चिंता पैदा करा दे रहे हैं अरविंद जी अपने आकलन से। तो जो स्थिति हिमांशु जी महू से उषा ठाकुर के टिकट को लेकर पार्टी में बनी, वही स्थिति धार से नीना वर्मा के टिकट को लेकर भी है। धार में भी ऐसा तय नहीं है, उनका भी टिकट अभी होल्ड पे है, उम्मीदवारी होल्ड पे है। और उनको लेके भी जो फीडबैक है कि पार्टी विचार में लगी हुई कि धार में नीना वर्मा को भी मौका दें या किसी नए चेहरे को लाए। अच्छा अरविंद जी एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि वो अपना क्षेत्र पकड़ नहीं पाती, लोगों के साथ नेटवर्क उनका रह नहीं पाता, तो क्या पार्टी इसके बावजूद भी उन्हें चुनाव लड़ाना चाहेगी, या आप मान रहे हैं कि बहुत हो गया, चुनाव लड़ा लिए पार्टी ने, अब पार्टी हाथ जोड़ने जा रही है? वही फैक्टर में जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं हिमांशु जी, वही बात है। यहाँ पूरे मालवा में अभी उषा ठाकुर के टिकट को लेकर चर्चा है।
जी और वो चर्चा इस बात की, दो बातों पे लोग बात कर रहे हैं जी कि उषा ठाकुर को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। पहली बात तो ये चल रही है कि उन्हें फिर पार्टी मौका देती या नहीं देती, और यदि मौका देती है तो कहां से मौका देगी, क्योंकि महू से उनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। ये सारा जो अलग अलग स्तर पे जो राजनीतिक फीडबैक पॉलिटिकल मिल रहा है वो तो केवल एक विषय का उत्तर और दीजिए अरविंद जी, फिर अपन शुजालपुर की ओर रुख करेंगे। उषा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने और ना बनाने दोनों के परिणाम क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाने ना बनाने का फैसला तो इसी आधार पर लेगी ना कि भाई इसका प्रतिफल क्या रहेगा, क्या रहेगा। देखिए हिमांशु जी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। महू को लेकर तो बहुत स्थिति स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस निष्कर्ष पे लगभग है, जो मेरी जानकारी है, जो पार्टी के नेताओं से बात हो रही है कि महू से उनका चुनाव जीतना आसान नहीं है। महू में वे खतरे में है ना। दूसरा, उनके लिए एक संभावना है इंदौर 3 में टटोली जा रही है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि उषा ठाकुर चाहे महू से उम्मीदवार हो, चाहे इंदौर 3 से उम्मीदवार हो, चाहे उन्हें धार में भेजा जाए, उनके लिए इस बार का चुनाव बड़ा मुश्किल है। इस बात का आकलन शायद पार्टी के पास भी है, तो हो सकता है पार्टी उनको लेके कोई अलग निर्णय भी ले ले, कुल मिला के उषा ठाकुर जी के लिए हालात अनुकूल नहीं दिख रहे। अरविंद तिवारी जी हमें यह समझा रहे हैं। पर अब आप आए शुजालपुर के संदर्भ में। इंदर सिंह परमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ राजनेता, स्कूल शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण महकमा जिसको सौंपा हुआ था, उसको एक विधानसभा का टिकट देने के लिए पार्टी तरसा दे रही है। क्या कर दिया ऐसा इंदर सिंह परमार जिसके चलते टिकट अटक गई, या उनके लिए भी कोई और क्षेत्र तलाशा जा रहा है? अरविंद जी, हिमांशु जी, देखिए इंदर सिंह परमार संघ के बड़े निष्ठावान है और संघ की पसंद पे ही उनको स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया जी। और इसे कहा भी जाता है कि उन्होंने उस विभाग को संघ की अपेक्षा के मुताबिक ही संचालित किया जी। जनता की अपेक्षा के मुताबिक किया या नहीं किया तो नहीं कह सकते, लेकिन संघ की अपेक्षा के मुताबिक तो उन्होंने विभाग को संचालित किया जी। उनको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें शुजालपुर की बजाय ज्यादा कंफर्टेबल काला पीपल के लिए माना जा रहा है, जो नजदीक का विधानसभा क्षेत्र है, जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है और जहां से कुणाल चौधरी, जो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वो विधायक है। कुणाल चौधरी के मुकाबले के लिए इंदर सिंह परमार को ज्यादा सुटेबल माना जा रहा है। इसी कारण अभी शुजालपुर की होल्ड पे है और काला पीपल भी होल्ड पे है। शुजालपुर में दूसरा ये कि चूंकि इंदर सिंह परमार का शुजालपुर में स्थानीय स्तर पर बड़ा विरोध है, तो पार्टी उनके बारे में निर्णय लेने के पहले अभी तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है। मतलब इंदर सिंह परमार को लेकर हम आउटराइट ये नहीं कह सकते कि उन्हें उम्मीदवारी से वंचित कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा संभावना उनकी मुझे ये लग रही है कि पार्टी उन्हें शायद शुजालपुर से मौका न देकर शुजालपुर में जो विवाद, स्थानीय स्तर के विवाद हैं, उन्हें टालते हुए उन्हें काला पीपल से मौका दे दे, ताकि कुणाल चौधरी के सामने एक मजबूत नेता जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार पार्टी ला सके। अरविंद जी, जब किसी को मंत्री बनाया जाता है तो उम्मीद तो ये की जाती है कि वो अपना क्षेत्र भी संभालेगा और साथ साथ आसपास के क्षेत्र भी संभाल देगा। कैलाश जी को देखो, एक क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, कितने क्षेत्रों के मसीहा बनकर अपने आप को स्थापित कर लिए। ये उषा ठाकुर के संदर्भ में बात कर रहे थे तो आप यही बता रहे थे कि इनकी अपने क्षेत्र में हालत बड़ी खराब है, और अभी इंदर सिंह परमार के संदर्भ में भी अपन बात कर रहे हैं तो यही आ रहा है कि क्षेत्र में विरोध बहुत है उनका। ये लोग करते क्या है ऐसा कि अपने जिस क्षेत्र से लोगों ने चुनकर भेजा वहां के जनता को तो छोड़ो, कार्यकर्ता स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए हिमांशु जी, चाहे हम उषा ठाकुर की बात करें या इंदर सिंह परमार की बात करें या मालवा निमाड़ के 2-3 और मंत्री में नाम गिनाता हूं, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव या हरदीप सिंह डंग, इन सब की स्थिति ये है कि ये अपना क्षेत्र संभाल ले, वही बड़ी बात है। हरदीप सिंह डंग और राजवर्धन सिंह को तो पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन ये अपना क्षेत्र संभालने, आसपास के क्षेत्र में तो इनसे कोई मदद की उम्मीद, चाहे मोहन यादव हो, ये अपना क्षेत्र संभाल ले, अपना चुनाव व्यवस्थित लड़ ले, चुनाव जीत जाए तो बड़ी बात है। ये इंदर सिंह परमार, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इनको संघ की पसंद पर विभाग दिया गया, ये तो खाटी मतलब मालवी के आदमी माने जाते हैं इंदर सिंह परमार। आज भी उनके साथ बैठो तो वो कई है, कसो है, वैसी बात करने लगते हैं। लेकिन ये मंत्री बनने के बाद इनका जो मिजाज रहता है, इनके इर्द गिर्द जो काकस बन जाता है, ये जिस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों को भूलने लगते हैं और इनके इर्द गिर्द बाहर के लोगों का एक नेटवर्क बन जाता है, वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाहर के लोगों का मूवमेंट बढ़ जाता है।
तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पार्टी के लोगों को परेशान तो करती है ना। अब जिन लोगों ने इंदर सिंह परमार को शुजालपुर से जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, अगर इंदर सिंह परमार उनकी उपेक्षा करने लगे और दूसरे लोगों को सिर आंखों पे बिठा के चलेंगे तो लोगों में नाराजगी होना ही। यही फैक्टर इस समय मध्य प्रदेश में ज्यादातर मंत्रियों के साथ है। अच्छा, एक बात बताइए, उषा ठाकुर को 2018 में इंदौर 3 से मऊ शिफ्ट किया तो उन्हें तो कैलाश विजयवर्गीय की बैसाखी मिली हुई थी, जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई थी। ये इंदर सिंह परमार जी के संदर्भ में जो आप फार्मूला दे रहे हैं, वह शुजालपुर में तो विरोध है, काला पीपल से उतार देते हैं। ये काला पीपल में चुनावी नैया पार हो जाए तो वो पतवार संभालने के लिए है कौन, जो काला पीपल के संदर्भ में इंश्योर कर रहे हैं कि भाई यहां से बात बन जाएगी। देखिए, चूंकि मंत्री रहे हैं और एक मंत्री जब आदमी रहता है तो वो अपने आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में पहचान तो बना ही लेता है हिमांशु जी। तो शुजालपुर से बिल्कुल लगा हुआ काला पीपल विधानसभा क्षेत्र है, राजपूत समाज के मतदाता भी वहां काफी है। ये असल में पहले गुलाना के नाम से था और यहाँ से लक्ष्मण सिंह डोडिया, मनोहर सिंह, मतलब ज्यादातर जो है वहां पे पार्टी राजपूत मतदाताओं का बाहुल्य है, इसलिए राजपूत और खाती 2 समाज के लोग इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। तो पार्टी मतलब अभी मैंने कहा ना आपसे, आउटराइट इंदर सिंह परमार को खारिज नहीं कर रही है, लेकिन उनके लिए एक विकल्प देखा जा रहा है कि भाई अगर शुजालपुर में कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, विवाद से बचना है, पार्टी के लोगों की यदि राय उनको लेकर ठीक नहीं है तो उनको शुजालपुर की बजाय काला पेपर ले आए। एक नया क्षेत्र रहता है, वहां जब कोई बड़ा नेता पहुंचता है, तो मैंने आपको उषा ठाकुर के लिए भी बताया ना कि 1 नंबर से 3 से महू तक का 3 विधानसभा क्षेत्रों का सफर तो हो ही गया। एक नया और बड़ा नेता किसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचता है तो थोड़ा ठीक ठाक रिस्पॉन्स तो मिल ही जाता है ना। और फिर जाति समीकरण हो सकता है अरविंद जी, भाई लोग ये सवाल नहीं करेंगे कि जो शुजालपुर में ऐसे क्या परेशानी आ गई जो आप काला पीपल की ओर रुख कर लिए, इसका क्या जवाब देंगे? शुजालपुर में क्या करके आए हो भाई कि वहां से उम्मीद नहीं रही इसलिए काला पीपल चले आए? या कुणाल चौधरी इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि उनको चुनौती देने के लिए इंदर सिंह परमार को मैदान में उतारना जरूर हो गया, इस तर्क के साथ उम्मीदवारी को जायज ठहराया जाएगा? देखिए हिमांशु जी, नो डाउट कुणाल चौधरी ने विधायक बनने के बाद जो उनकी सक्रियता रही और उनका जो नेटवर्क वहां बना, तो कुणाल चौधरी को चुनौती देना आसान काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। कुणाल चौधरी को टक्कर देने के लिए जिन 2 नामों पे चर्चा चल रही है, एक तो शुजालपुर से शिफ्ट किया जाए इंदर सिंह परमार को, और दूसरा जीतू जिराती जो कि खाती समाज से संपर्क रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं और मध्य प्रदेश विधायक रहे, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक नाम उनका भी है कि तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि कुणाल चौधरी का मुकाबला करने के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत नेता नहीं है। चूंकि एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, एक सीट को लेकर बड़ी मशक्कत चल रही है, इसलिए ऐसी स्थिति में एक विकल्प के रूप में इंदर सिंह परमार का नाम वहां से काला पीपल से शुजालपुर की बजाय ज्यादा बेहतर माना जाता है। अरविंद तिवारी जी, आपकी बातचीत के अगर निष्कर्ष पे पहुंचे तो इंदर सिंह परमार को अगर काला पीपल से प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये इज्जत बची रहेगी कि भाई शुजालपुर से भागकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे चुनौती बड़ी है और उसका मुकाबला चूंकि इंदर सिंह ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मानना है। तो जो आकलन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास भी है वो यही है कि शुजालपुर में विरोध है, शुजालपुर में उन पार्टी के नेता ही उनको लेकर एकजुट एक राय नहीं है। ऐसी स्थिति में अच्छा दूसरे काला पीपल में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई व्यवस्थित उम्मीदवार नहीं है जो कुणाल चौधरी का मुकाबला कर सके। तो एक ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने मंत्री रहे 5 साल, आपने को हमने मौका दिया, तो अब आइए एक चुनौतीपूर्ण सीट जो है उस पर आइए और मुकाबला करिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे अरविंद तिवारी जी आपके साथ में, तो इंदौर से सटे हुए इन 2 इलाकों के संदर्भ में जो मंत्री अधर में लटके हुए हैं वो अभी निपटे नहीं है। आपका आकलन यह बताता है कि जब तक अंतिम सूची ना आ जाए तब तक इनके संदर्भ में उम्मीद बरकरार रखी जाए। जिस निर्वाचन क्षेत्र से ये चुने गए हैं वहां पर ये प्रत्याशी के तौर पर भले ही दिखाई न दें, पर आसपास के किसी भी इलाके से इनकी उम्मीदवारी को लेकर अभी उम्मीद बांध कर रखी जा सकती है। तो ये कुल मिलाकर अरविंद तिवारी जी ने हमारे साथ में वर्तमान घटनाक्रम को अपने आकलन के आधार पर साझा किया। तो अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब हम रुख करते हैं विंध्य और महाकौशल अंचल की बातचीत के लिए। हमारे साथ में चैतन्य भट्ट जी जुड़े हुए हैं। तो चैतन्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बातचीत के अंतर्गत। विंध्य और महाकौशल पहले इस बात को लेकर कुछ नाखुश सा रहा कि भाई सत्ता में हमें वैसी हिस्सेदारी नहीं मिल रही जैसी हमें मिलनी चाहिए थी, पर
आखिरी दौर में ही सही हिस्सेदारी बढ़ी। उस हिस्सेदारी के तहत जो तमाम लोग उम्मीद बांधे हुए थे उनमें से कुल 3 लोगों को मौका मिला। एक राजेंद्र शुक्ल को मिला, दूसरा राहुल लोधी को मिला और तीसरा गौरीशंकर बिसेन जी को मिला। सूची आई तो उस सूची में इनमें से 3 लोग में से 2 लोगों को टिकट भी मिल गया, पर गौरीशंकर बिसेन को 4 साल तक मंत्री न बनाए और 4 सूची में अभी प्रत्याशी तक न बनाए। तो ये जो गौरीशंकर बिसेन और दूसरा नाम है राम खिलावन पटेल, इस पर आपसे बातचीत करनी है। तो आपसे जानना ही चाहते हैं कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से बड़े अंतर के साथ जीतने में सफल रहे गौरीशंकर बिसेन के साथ क्या होने जा रहा है, क्यों उनके हिस्से में इंतजार आ रहा है, इसके संदर्भ में कोई आकलन आपका? देखिए मंशु जी, मैं महाकौशल को लेके अभी जो चर्चाएं चल रही हैं जी, और उसमें गौरीशंकर बिसेन का नाम आपने लिया है जी, कि जिनको अभी तक टिकट नहीं मिली है। महाकौशल को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत चौकस है जी, क्योंकि पिछले 2013 में महाकौशल की जो 38 सीटें थीं उसमें से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और जब 2018 का चुनाव हुआ तो महाकौशल में वो 24 सीटें जो है वो कांग्रेस के हिस्से में चली गई थी। 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 1 निर्दलीय रहा जी। इसलिए महाकौशल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और उसके पीछे एक कारण यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल को काफी उपेक्षित रखा जी। पिछली बार भी आप देखेंगे कि जबलपुर जो महाकौशल का हृदय स्थल माना जाता है, सबसे बड़ा संभाग माना जाता है, वहां से एकमात्र मंत्री शरद जैन थे शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में। और इस बार भी आप देखेंगे कि सिर्फ एक महाकौशल का एक राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे जी। और यही कारण है कि महाकौशल से आप प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेता को, फग्गन सिंह कुलस्ते सरी के आदिवासी नेता को, रीति पाठक को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार के सांसद राकेश सिंह को विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है। और ये इसलिए किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई चूक भारतीय जनता पार्टी को ना हो सके जी। अब आता है गौरीशंकर बिसेन का मसला जी। गौरीशंकर बिसेन को 1 महीने या 1.5 महीने पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस बीच उनके बहुत से ऐसे बयान थे जो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन अगर वो बात मान ली जाए कि अगर गौरीशंकर बिसेन के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंदर नाराजगी है, तो उससे ज्यादा खुले रूप से जो विद्रोह किया था वो अजय विश्नोई जी ने किया था जी। उन्होंने लगातार इस तरह के बयान, इस तरह के ट्वीट किए थे कि जिसमें महाकौशल की उपेक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक और केंद्रीय नेतृत्व को दोषी माना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाकौशल सिर्फ फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। इसके अलावा भी और दीगर बहुत सी ऐसी ट्वीट किए थे। लेकिन अजय विश्नोई चूंकि उम्र दराज भी हो चुके हैं और ये माना जा रहा था कि शायद उनके विद्रोह के कारण या उनकी उम्र के कारण उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाली सूची में बाकायदा उनको वहीं से टिकट दिया गया है जो पाटन, जिसकी वो पहले भी विधायक रहे हैं जी। गौरीशंकर बिसेन पिछले लंबे अरसे से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बेटी मौसमी बिसेन को टिकट दी जाए जी। और इसके लिए उन्होंने कई बार इस तरह खुलेआम बयान भी दिए हैं। लेकिन जो ये माना जाता है कि बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन, जिनको भाऊ के नाम से जाना जाता है, उनकी अपनी एक अलग लोकप्रियता है जी। और बहुत लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस बार किन कारणों से उनको टिकट की सूची में शामिल नहीं किया गया, ये वास्तव में बालाघाट के लोगों को भी और गौरीशंकर बिसेन के लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है। लेकिन ये भी हमको देखना होगा हिमांशु जी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के निर्णय ले रही है, जिस तरह के चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं सूचियों में, उसमें गौरीशंकर बिसेन का नाम ना आ पाना, लेकिन ये तय कर लेना कि गौरीशंकर बिसेन को टिकट नहीं मिलेगी, ये भी नहीं कहा जा सकता। चेतन जी, मैं रोकता हूं। ऐसा तो नहीं कि पार्टी की चाह और गौरीशंकर बिसेन की चाह में अंतर आ गया है।
गौरीशंकर बिसेन अब उम्र के मुकाम पर बेटी के लिए टिकट चाह रहे हैं और पार्टी अभी भी गौरीशंकर बिसेन को ही अपने लिए उपयोगी मानते हुए मैदान में बनाए रखना चाहती है। यह द्वंद्व असमंजस में बना हुआ है, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, पार्टी अगर चाहती है कि अगर हमको गौरीशंकर बिसेन को ही टिकट देना है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं जी। ये बात जरूर है कि हर पिता या अपने बेटे या बेटी के लिए टिकट का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के खिलाफ एक आंदोलन सरीका छेड़ के रखा है, तो ये हो सकता है कि वो मौसमी बिसेन को टिकट न देना चाहते हों, लेकिन गौरीशंकर बिसेन को टिकट नहीं दी जा रही है ये कहना अभी गलत होगा, क्योंकि अभी और भी सूचियां जारी होना है। और हो सकता, अभी तो देखिए आपके पिछली 3 सूची में मुख्यमंत्री का नाम नहीं था, चौथी सूची में मुख्यमंत्री का नाम आया, जबकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी। ये बात जरूर है कि शिवराज सिंह जी ने आपको कहा है। एक मुद्दे की बात बताया, फिर अपन विंध्य की ओर रुख करेंगे अमरपाटन के संदर्भ में, जहां रामखिलावन पटेल अटक गए हुए हैं। गौरीशंकर बिसेन को टिकट न देने का जोखिम पार्टी उठा सकती है क्या? कि गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी को टिकट न दिया जाए और नया चेहरा लाया जाए? और अगर ये जोखिम उठाती है तो पार्टी कितने नफे या नुकसान में रहेगी? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी नफे नुकसान की कोई चिंता नहीं करती जी। उसने ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतार दिए हैं, बड़े बड़े पुराने लीडरों को किनारे कर दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहना कि उसको किसी व्यक्ति विशेष से बहुत मोहब्बत है या उसको टिकट न देने से नुकसान हो सकता है, वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करती है। दूसरी बात जो है कि ये जो मध्य प्रदेश में टिकटों का बंटवारा हो रहा है, ये पूरा केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे हो रहा है। प्रादेशिक नेतृत्व को उतना ज्यादा ना तो सम्मान मिल रहा है और ना ही उनकी सूची पे कोई ध्यान दिया जा रहा, क्योंकि जो 230 विधानसभाएं थीं जी, उसके आकलन के लिए उन्होंने गुजरात से 230 विधायक भेजे थे, जिन्होंने 7-7 दिन तक वहां विधानसभाओं में रहकर सर्वे किया था और अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी थी। 2 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव बाकायदा लगातार यहां पर जुटे हुए हैं और वो लगातार फीडबैक देते हैं अपने हाईकमान को, और उस आधार पर टिकटों का बंटवारा हो रहा है। इसलिए आप देखिए कुछ दिन तक रुकने के बाद फिर टिकटों का जो सूची जारी होती है वो कुछ दिन रुकने के बाद होती है। तो इसमें परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है, आपके बारे में भी देखा जा रहा है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी है वो जीतने लायक है कि नहीं है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता नहीं कि गौरीशंकर बिसेन की टिकट को काटने का कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा प्लान होगा। हो सकता है कि अगली सूची में उनका भी नाम शामिल कर लिया जाए। तो चैतन्य जी, गौरीशंकर बिसेन जी को लेकर अभी उम्मीद के साथ है, हो सकता है कि उनका नाम शामिल कर लिया जाए, पर गौरीशंकर बिसेन के अपने बयान, उनकी अपनी इच्छाएं कहीं ना कहीं पार्टी को उलझन में डाले हुए हैं। पर अब हम बात करते हैं अमरपाटन क्षेत्र की। अमरपाटन से रामखिलावन पटेल इस समय विधायक हैं और मंत्री हैं, पर प्रत्याशी नहीं है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को हराने का करिश्मा जिन रामखिलावन पटेल ने किया, वो एक बार फिर टिकट पाने का करिश्मा अभी तक नहीं दिखा पा रहे हैं। रामखिलावन पटेल की टिकट को लेकर बड़ी आशंकाएं हैं चैतन्य जी, और आशंकाएं प्रबल तब से और हो गई जब से गणेश सिंह पड़ोस की सतना सीट से प्रत्याशी घोषित हो गए। दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, कुर्मी समाज से। क्या रामखिलावन पटेल की चुनावी यात्रा पर विराम लगने जा रहा है? देखिए, रामखिलावन पटेल की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि उनका परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के जो स्केल है उसके आधार पर रहा नहीं है। एक आप ये समझ लीजिए कि बहुत लो प्रोफाइल आई है कि राजेंद्र सिंह जैसे एक बड़े धुरंधर नेता, कांग्रेस के जो नेता हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं जी, उनको हरा कर वो आए हैं और उस इलाके में कुर्मी और पटेल समाज का काफी योगदान भी है और दूसरा उनकी संख्या भी काफी है जी। लेकिन चूंकि अब पड़ोस से गणेश सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, जबकि गणेश सिंह लोकसभा के लगातार जीतते आए हैं, तो मुझे लगता है कि रामखिलावन पटेल की जगह ये हो सकता है कि किसी नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी उतारे। हो सकता है कि पटेल समाज से ही उसको उतारा जाए, लेकिन रामखिलावन पटेल की जो सीट को लेके और जो कशमश चल रही है पार्टी के भीतर,
मुझे लगता है कि राम खिलावन पटेल को वो शायद टिकट अब ना मिल पाए, ऐसा आकलन वहां के लोग भी कर रहे हैं और हम लोगों को भी ऐसा लगता है, क्योंकि राम खिलावन पटेल का नाम अभी तक कहीं से दूसरी जगह से समझ में भी नहीं आ रहा कि अगर उनको अमरपाटन से टिकट ना दी जाए तो फिर वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा चंद्र जी, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चर्चित विधायकों के टिकट काटने में संकोच नहीं किया अभी तक की सूची में। सीधी से केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट दिया, मैहर से नारायण त्रिपाठी को निपटा दिया, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल जी को लाने के लिए जालन सिंह पटेल की इच्छा पर उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। पर मंत्रियों के संदर्भ में टिकट तो रोके, पर अभी तक की सूची में किसी भी मंत्री का टिकट कटा नहीं है। इस गणित के संदर्भ में कोई दृष्टि है आपकी चैतन्य जी? आखिरी बातचीत अपनी। नहीं, देखिए वही मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी टिकट काट सकती है जी, उसको दो चार लोगों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि इतने दिनों के भीतर उन्होंने कम से कम 150 से करीब आसपास प्रत्याशी उन्हें घोषित कर दिए हैं जी। किसी मंत्री की टिकट काटना, अब आप देखिए कि ग्वालियर से 4 लोगों की टिकट कट रही है जी। मालवा से अभी जैसा अरविंद जी ने बताया कि उषा ठाकुर जी का टिकट संकट में है जी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आकलन करती है वो किसी को समझ में भी नहीं आता, इवन वहां के नेताओं को ही सब। अब आप देखिए कि जो नरेंद्र सिंह तोमर जो संयोजक थे और जिनको टिकट बांटने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी, उनको खुद ही टिकट दे दिया कि आप चुनाव लड़िए दिमनी से जी। तो ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो मुझे लगता नहीं कि राम खिलावन पटेल को इस बार सूची में शामिल किया जाएगा। अब बहुत ज्यादा अगर पटेल समाज को लेकर दबाव होगा तो ये हो सकता है कि उनको एक बार टिकट दी जाए या उनके आसपास के किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उनको पहुंचा दिया जाए। तो कुल मिलाकर भाजपा कुछ भी कर सकती है, ये कहना है चेतन भट्ट जी का। तो इसलिए इस पर बहुत अचंभा करने की जरूरत नहीं है। पर अभी तक भाजपा ने अचंभित ये किया है कि मंत्रियों के टिकट काटे नहीं है, रोके हैं। तो अभी हम इसी अचंभे में पड़े हुए हैं और इस गुत्थी को समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम रुख करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग की ओर, जहां पर बड़ा वज्रपात हो रखा है। वज्रपात इसलिए हो रखा है कि जो तमाम नेता 2020 में भाजपा की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका में थे, वो 2023 में क्या करेंगे इसको लेकर असमंजस बन गया है। इस इलाके से 4 मंत्रियों की टिकट अटक गई है और वो चारों मंत्री वहां हैं जो सिंधिया जी के साथ भाजपा का हिस्सा बने थे। पहली बहुत गूढ़ है और सुलझाने के लिए हमारे साथ इस अंचल के सबसे समझदार पत्रकारों में शुमार देवश्री माली जी हैं। तो श्री माली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस पहेली को शुरुआत से आप ही सुलझाने की कोशिश कीजिए। ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रजेंद्र सिंह यादव, 4 मंत्री रोज टीवी देख रहे हैं, रोज मोबाइल देख रहे हैं। कोई सूची आ रही का और हमारा नाम आ रहा का, क्या कहोगे जिन हालात पर? ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है जी। क्योंकि जब दूसरी सूची आई जी तो उसमें हजारों वोट से हारने वाले लोग तो शामिल हो गए जी, लेकिन जो मंत्री हैं वो तीसरी सूची में भी नहीं आए, चौथी सूची में भी नहीं आए जी। जब जो हजारों वोट से हारने वाले मुरैना के पूर्व विधायक रघुराज कंसाना शामिल हो गए, इमरती देवी आ गई, शामिल हो गए, अजल सिंह इमरती देवी आ गई, लेकिन जो है इस सूची में वो नाम नहीं आ पाए जी। जो नाम बिल्कुल मंत्रिमंडल में बैठे हुए थे जी। तो इसके लिए इनका चौंकना स्वाभाविक था जी। अब सवाल ये है कि ये आए क्यों नहीं जी। तो ये समस्या उनके साथ बनी हुई है। महेंद्र सिंह सिसोदिया से हम बात करते हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया लगातार तीसरी बार एमएलए बनते, अगर उनको टिकट मिलता है तो चौथी बार, लेकिन उनका टिकट रोक दिया गया। चौथी बार बनेंगे अगर टिकट मिलता है और जीतते हैं तो। पहली बार 2013 में, दूसरी बार 2018 में और तीसरी बार 2020 के उपचुनाव में। 3 बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया और आखिरी चुनाव 53,153 मतों के विशाल अंतर से जीतने में कामयाब रहे
शिवराज सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अभी तक टिकट पाने में कामयाब नहीं हुए। वाकई पहली है बमोरी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में। जी देवश्री माली जी। पहली है और सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया एक राज परिवार से ही आते हैं। जी। महेंद्र सिंह सिसोदिया उस राज परिवार से आते हैं जो राधौगढ़ के राज परिवार से जिसकी एनिमिटी रही है। जी। उनका 36 का आंकड़ा रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को पिछले 2 साल से बीजेपी ने राधौगढ़ का किला ढहाने के लिए लगा रखा था। जी। वो आपको याद होगा जब नगर पालिका के चुनाव वहां हुए तो गली गली घूमे और उन्होंने जो है बिल्कुल जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल के रखा। हालांकि वहां सफलता नहीं मिली। उसके बावजूद भी उनका टिकट रुकना एक तरह से सिंधिया जी का टिकट रुकने की तरह है। नहीं, सफलता इतनी नहीं मिली। राघवगढ़ में लड़ने के लिए प्रत्याशी लाने का काम भी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया है। जयवर्धन सिंह के खिलाफ जो प्रत्याशी अभी उतारा गया है बना के रूप में, वह महेंद्र सिंह सिसोदिया की देन है। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया का दिया हुआ व्यक्ति तो टिकट पा गया, पर महेंद्र सिंह सिसोदिया अभी तक टिकट ना पाए, ये पहली क्यों है? वो पहली अभी इसलिए है कि एक तो बीजेपी के नेताओं का विरोध जो है ना महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ है। आप याद करेंगे कि महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवपुरी के प्रभारी मंत्री थे और बीजेपी के नेताओं से उनकी के संबंध खराब रहने की खबरें अक्सर टेलीविजन पर अखबारों में आती रहती थी। जी। ये जो कोलारस के विधायक बीजेपी के थे जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये बीजेपी के नेताओं की जगह अपने साथ कांग्रेस से आए हुए नेताओं को तवज्जो देते हैं और इस कारण से हम लोगों को जो है काफी निराशा है। और ये है ऐसी बातें और भी बाकी लोग कह चुके थे। यहाँ तक कि यशोधरा राजे सिंधिया भी के समर्थक भी इस बात से नाराज रहते थे। तो उनकी जो कार्यशैली है जब शिवपुरी में ऐसी थी तो बमोरी में कैसी रही होगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। अच्छा देवश्री माली, मैं 1 मिनट रोकता हूं। क्या केवल ये एक वजह है या आपको लगता है कि वहां के जो क्षेत्रीय सांसद हैं केपी यादव, उनकी अब कुछ सुनने सुनाने वाली स्थिति पार्टी में बन गई है? केपी यादव और महेंद्र सिंह सिसोदिया के संबंध में बड़े 36 के ही रहते आए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो सार्वजनिक मंच से कह दिया था, साहब जनता को लगता है कि हमसे गलती हो गई 2019 में। मतलब गलती क्या हुई कि जनता ने केपी यादव को वोट दे दिया। तो क्या केपी यादव का भी कोई फैक्टर है? और ये बात हम दोनों संदर्भों में कह लेते हैं, बृजेंद्र सिंह यादव के संदर्भ में भी और महेंद्र सिंह सिसोदिया के संदर्भ में भी। बृजेंद्र सिंह यादव की भी टिकट रुकी हुई है, क्या कोई फैक्टर हो सकता है ये? देखिए, बीजेपी चाहती थी कि केपी यादव उसी सीट से चुनाव लड़ जाए जिस सीट से बृजेंद्र यादव अभी मंत्री हैं। और अभी भी बीजेपी के साथ बीजेपी लगातार उनसे प्रयास कर रही है कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए ताकि लोकसभा खाली भी हो जाए, है ना। लेकिन वो केपी, मेरी जानकारी के अनुसार केपी यादव आज की तारीख तक इस बात पर रजामंद नहीं हुए हैं और उन्होंने पार्टी को स्पष्ट कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा तो मैं रुकता हूं देवश्री माली जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे बीच में आपको टोकना पड़ता है, पर क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की इतनी हैसियत है कि पार्टी तय करे और वो मना करे? जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे 4-4 बार के सांसद, उनको विधानसभा में उतार दिया। कैलाश जी खुद ही बोल रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो लड़ना भी नहीं चाहता था। तो ऐसे में केपी यादव का कद इतना बड़ा हो गया है कि भाई पार्टी लड़ाना चाहती है पर केपी यादव जी नहीं लड़ेंगे, तो उनकी इच्छा नहीं है, भाई मन नहीं है। देखो, दो बातें आपने जिन 3 नेताओं के नाम, वो लीडर बेस कांग्रेस पार्टी से निकल के आए हुए नेता हैं और ये अगर वो इतना निर्णय नहीं कर सकते तो बीजेपी में कैसे शामिल हो जाते? जब उन्होंने बीजेपी में शामिल होने में देर नहीं करी तो बीजेपी के आदेश को मानने से इनकार करने में कितनी देर करेंगे? तो इसलिए इस दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना उचित नहीं है। जो लोग कांग्रेस से गए हैं, जो लोग दल बदल करके ही गए हैं, तो जो जब एक बार दल बदल कर सकते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी ना हो या उनके मंसूबे पूरे ना हो या उनकी बात नहीं मानी जाए तो उनके रास्ते हमेशा खुले रहते। कैडर बेस कार्यकर्ताओं के साथ ये नहीं रहता क्योंकि उनका अपना कोई स्ट्रॉन्ग वोट बैंक नहीं होता है। तो इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। केपी यादव कांग्रेस से गए थे और कांग्रेस में वापस भी आ सकते हैं, अरुणोदय चौबे जैसे कि वापस आ गए।
जी। लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय मना इसलिए नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएंगे, और उनके पीछे वो निश्चित तौर पर बड़ा जनाधार है, लेकिन उनके पीछे खुद का कोई जनाधार नहीं है, उनके पीछे बीजेपी का जनाधार है। जी। नरेंद्र सिंह तोमर बहुत बड़े नेता है, लेकिन वो बीजेपी के बड़े नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर नेता नहीं। उमा भारती का आप हासिल देख चुके हैं, कल्याण सिंह का हासिल देख चुके हैं। कैडर बेस पार्टियों के नेताओं की स्थिति यही रहती है, इसीलिए पार्टी जब उनको उपेक्षित करती है, निग्लेक्ट करती है, तो वो घर बैठ जाते हैं, जी। है ना। लेकिन बीजेपी जो बाहर से लीडर बेस पार्टियों से आए हुए लोग होते हैं, उनके लिए वो बातें ज्यादा मायने नहीं रखती, वो अपने नफा नुकसान के कारण ही जाते हैं और लौट भी सकते हैं। तो इसलिए केपी यादव पर लागू नहीं होती है कि वो इनका ऑर्डर टाल देंगे। उनसे कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें, और ऐसे बयान निजी तौर पर उनके आ भी चुके हैं कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जी। है ना। पर मुझे ये समझने में दिलचस्पी है कि भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया और ब्रजेंद्र सिंह यादव ने ऐसा किया क्या है कि उनके टिकट को अटकाने की जरूरत पार्टी महसूस कर रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र सिंह सिसोदिया तकरीबन 53,000 मतों के विशाल अंतर से जीते हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव भी एक बड़े अंतर के साथ तकरीबन 30,000 मतों के अंतर के साथ मुंगावली से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। आप स्वयं आकलन में यह बता रहे थे कि जो 20,000 30,000 तो चुनाव हारे उनको पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, पर इन दो लोगों ने जो इतने विशाल अंतर से चुनाव जीते हुए हैं, इनके प्रत्याशी बनाने के मामले को अटका के रखा है, खारिज भी नहीं किया है। भाई हो सकता है अगली सूची आए उसमें ये नाम दिखे, पर अटकाने से पार्टी लाभ क्या हासिल कर रही है, क्या विचार कर रही है? आप था ले लेते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्या है। मैंने यही बात आपको बताई कि वहां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे महेंद्र सिंह सिसोदिया का तादाद अच्छा नहीं है जी। इस मतलब इतना खराब रहा कि केएल अग्रवाल को पार्टी छोड़ना पड़ी थी जी। महेंद्र सिंह सिसोदिया है ना, बीजेपी छोड़ना पड़ी थी। अब जो है उस तादाद को स्थापित कराने के लिए कोशिश चल रही है, और अगर वो नहीं हो पाती है तो टिकट कटेगा भी, और अगर कटेगा तो फिर ये भी है कि सिंधिया को उसके बदले में कौन सा टिकट दिया जाएगा, क्योंकि सिंधिया को भी टिकट के बदले टिकट चाहिए। अगर उनका करेरा से टिकट काटा गया, अगर उनके आदमी का दिमनी से टिकट काटा गया, तो उनको कटनी में टिकट दिया गया, उनको राघवगढ़ में टिकट दिया गया, तो आपको मैन टू मैन जो है ना नंबर तय करना पड़ेंगे। एक बात है, सिंधिया जी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया को ही टिकट मिले जी, लेकिन तमाम सारे विवाद उनसे जुड़े रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनका सीधा अच्छा संबंध नहीं बन पा रहा है। वहां से ओएन शर्मा का एक नाम है, ओएन शर्मा नरेंद्र सिंह तोमर के खास है, वो पिछली बार भी दावेदार थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था जब केएल अग्रवाल का टिकट कटा था। ओएन शर्मा का बाबा रामदेव से अच्छा संबंध है, वहां राधे कृष्णा जो एक संप्रदाय है उस पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो उनसे भी उनको तादाद में बिठाना पड़ेगा जीत के लिए, तो इसलिए उतनी निरापद सीट नहीं है, तो वहां बातचीत चल रही है। और ब्रजेंद्र यादव का जैसा मैंने बताया कि केपी यादव से बातचीत के कारण ही उसको रोका गया है, क्योंकि वहां जो दूसरा खेमा बीजेपी का था जी, वो जो है, जो वहां के बड़े बीजेपी के नेता राव साहब थे, राव यादव, वो जो है ना उनका परिवार अब कांग्रेस में शामिल हो गया, तो कड़े मुकाबले का सामना वहां इनको करना पड़ेगा, उतना आसान है नहीं। तो इसलिए जिन्हें ब्रजेंद्र सिंह यादव ने केपी यादव को विधानसभा के चुनाव में निपटा के रख दिया, उसके मुकाबले भाजपा केपी यादव को लड़ाना चाहती है, जो केपी यादव खुद ब्रजेंद्र सिंह यादव से चुनाव हारे हुए। बिल्कुल, ये लेकिन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जिन केपी यादव का टिकट कट गया था, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तो हराया है ना, उसके बाद हारने के बाद की स्थितियां भी तो आपने देखी होंगी। तो क्या है, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो राव परिवार था अशोकनगर जिले का सबसे बड़ा मुंगावली का जो माना जाता था, ठीक है, जो वहां बीजेपी का एक तरह से फाउंडर माने जाते थे, वो परिवार के सदस्य अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सुरेश धाकड़ रथखेड़ा, धाकड़ साहब की दुखी बनी हुई है, क्या होगा? और दूसरी तरफ ओपीएस भदौरिया
जो पिछला चुनाव 25,000 मतों के विशाल अंतर से जीते थे 2018 में, उपचुनाव में हेमंत कटारे को पानी पिला दिया था 12,000 मतों के विशाल अंतर से हराकर। वो ओपीएस भदौरिया आजकल रोज पानी पी रहे हैं इस प्रत्याशा में कि टिकट कब घोषित हो रही है। क्या हो रहा है इन दोनों नेताओं के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चंबल की सीटों पर बड़ा पेच फंसा रहता है जी। ओपीएस भदौरिया का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया, ऐसा भाजपा के तमाम सारे सर्वे में आया है जी। जब उपचुनाव होने वाला था तब भी ओपीएस भदौरिया कमजोर कैंडिडेट माने जा रहे थे। हालांकि उन्होंने 12,000 वोटों के भारी अंतर से हराया हेमंत कटारे को, और वो हराया इसलिए क्योंकि हेमंत कटारे की चुनाव लड़ने की जो रणनीति थी, वो रणनीति ने वहां के पूरे क्षत्रिय वोटर्स को इकट्ठा कर दिया, और ब्राह्मण वोटर्स जो हेमंत कटारे के साथ पोलराइज होना चाहिए था, वो पोलराइज मुकेश चौधरी के कारण नहीं हो पाया, क्योंकि मुकेश चौधरी उस क्षेत्र से प्रबल दावेदार थे। तो इस तरह से दोनों तरह से उनको नुकसान भुगतना पड़ा। हेमंत कटारे अटेर विधानसभा क्षेत्र के नेता थे और उनको महगांव में उतार दिया गया। इससे वहां के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भी अपने आप को किनारा कर लिया। तो इस तरह से तमाम सारे फैक्टर थे, लेकिन अभी भी उसके बाद भी ओपीएस भदौरिया वहां से मजबूत कैंडिडेट नहीं मारे जा रहे बीजेपी की लिस्ट के अनुसार। तो अब यह है कि ओपीएस भदौरिया की जगह किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि सिंधिया जी के साथ गए हैं तो सिंधिया जी को इसका जवाब उनके समर्थकों को देना पड़ेगा कि उनका टिकट कट गया तो उनको जाने से उनको क्या फायदा है। इसके अलावा बीजेपी लेकिन ये भी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि इस समय एक एक सीट की पड़ी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे कि बीजेपी ने ज्यादातर सीटें हार गई थी तो मध्य प्रदेश की सरकार गंवा दी थी। तो अब तमाम सारे विकल्पों पर विचार वहां किया जा रहा है। रसाल सिंह का टिकट कटा है लाहौर से, और रसाल सिंह एक तरह से बगावती मूड में अपने बयान दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकल्प ये भी है कि रसाल सिंह को महगांव से लड़ा दिया बच जाए, क्योंकि रसाल सिंह की जो राजपूत जाति है उसकी बड़ी संख्या में गांव रौन क्षेत्र खत्म होने के बाद अब महगांव विधानसभा क्षेत्र में आ गए हैं। और बीजेपी को यह भी लगता है कि अगर रसाल सिंह को टिकट दिया जाता है तो पूर्व विधायक शिव कुमार शुक्ला के जो बेटे हैं राकेश शुक्ला, वो रसाल सिंह के साथ रहेंगे, वो बगावत नहीं करेंगे। खुद राकेश शुक्ला का भी मैदान अभी खत्म नहीं हुआ है, वो भी टिकट की लड़ाई में अभी खड़े हुए हैं। और मुकेश चौधरी भी कहीं आसपास दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यहां से विधायक रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि राकेश शुक्ला भी अभी दावेदारी में है, और बीजेपी चाहती है कि अगर रसाल सिंह उनके नाम का प्रपोजल कर दे और उनका गुस्सा कम हो जाए लाहौर में, तो हम राकेश शुक्ला को टिकट दे दें। इसके अलावा मुकेश चौधरी एक स्वाभाविक और मजबूत उम्मीदवार हैं। तो भारतीय जनता, अगर मुकेश चौधरी को टिकट मिलता है तो मुकेश चौधरी के सिंधिया जी से भी अच्छे संबंध रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो अपनी निष्ठा का प्रदर्शन कर ही चुके हैं। तो इसलिए अभी वहां उहापोह की स्थिति है, और मुझे लगता है कि उस टिकट को तय होने में अभी समय लगेगा। सुरेश राठखेड़ा का मामला यह है कि सुरेश राठखेड़ा भी हार की रडार वाली सूची में है, लेकिन अभी वहां कोई मजबूत कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी ये कसमकस चल रही है कि अगर सुरेश राठखेड़ा को ना दिया जाए तो किसको दिया जाए। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, और ये फैसला उसके बाद होगा कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट डिसाइड हो जाए, जहां से यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव में उतरने की अटकलें लगने लगी, क्योंकि नरेंद्र सिंह जी को उतारा गया है। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो हो सकता है किसी ब्राह्मण को वहां से टिकट दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए देवशी भाई, आपको तो चुनाव की इतनी गहरी समझ है। सुरेश धाकड़ रथखेड़ा उपचुनाव हरिवल्लभ शुक्ला जैसी कांग्रेस की चुनौती होते हुए भी 22,000 के ज्यादा अंतर के साथ जीतने में सफल रहे। ये भाजपा की कौन सी कसौटी है जिस पर परख कर 30,000 से जीता हुआ भी, 50,000 से जीता हुआ भी और 20,000 से जीता हुआ भी जीतने के लायक नहीं समझा जा रहा है, और जो 30,000 से हारे हुए हैं, 20,000 से हारे हुए हैं, उनको दनादन उम्मीदवार बनाया जा रहा है। थोड़ा इस पहेली को सुलझाइए ना देवशी वाली जी।
हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, आपका अनुभव हमसे ज्यादा है, आप समझाइए। नहीं, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही है कि वो इतने वोटों से जीते, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो उपचुनाव जो था, उपचुनाव में सरकार होती है, ताकत होती है। 20 मंत्री वहां पड़े हुए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनकी पत्नी लगातार दौरे कर रही थी किरार समाज के साथ में, तो वो परिस्थितियां अब उनके साथ नहीं रहने वाली, किसी के साथ भी नहीं रहने वाली है जी। तो ये जो गणित है, ये जो संकट है, इनको भी देखना पड़ेगा। कि कसौटी ये नहीं है, कसौटी ये है कि वहां जो उनके पार्टी के अपने सर्वे हैं, और दूसरा सिंधिया समर्थकों के साथ ये भी दिक्कत आ रही है कि वो पार्टी के नेताओं के साथ वैसा तादाद सब जगह बना नहीं पा रहे हैं जैसे कि जीतने के लिए दरकार है। उपचुनाव में ये स्थिति नहीं थी। अच्छा देवशी वाली, एक आखिरी बातचीत करते हैं क्योंकि समय अपना समाप्त हो रहा है। अगर इतनी बड़ी संख्या में वो मंत्री टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति में दिखाई देंगे और या टिकट पाने से वंचित कर दिए जाएंगे, तो भविष्य के संदर्भ में लोग भरोसा कैसे करेंगे? भाई ये सरकार जो अस्तित्व में आई वो इन लोगों के साहस के चलते ही तो अस्तित्व में आई थी, और 3 साल बाद ही इनका भविष्य अगर अंधकारपूर्ण दिखाई देने लगेगा तो भविष्य में कोई ऐसे भाजपा के नजदीक आने के संदर्भ में हिम्मत कैसे करेगा? क्या आपको नहीं लगता एक खतरा पैदा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बात ये नहीं है, दो बातें हैं। भाजपा को खतरा पैदा हो रहा है भरोसे का, ये अलग मैटर है। मेन बात ये भी है कि सिंधिया जी के अपने समर्थकों के बीच कैसे वो भरोसा जीतेंगे, क्योंकि हमने कहा ना वो लीडर बेस इतने भरोसा करने वाले लोग थे जिन्होंने अपनी वो पार्टी छोड़ दी जिसमें वो 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सिंधिया जी उनको टिकट दिलाते थे, सिंधिया जी उनको पद दिलाते थे, मंत्री बनाते थे, संगठन में अध्यक्ष बनाते थे। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी में वैसा नहीं कर पाएंगे तो इन कार्यकर्ताओं में निराशा भी पैदा होगी, अविश्वास भी पैदा होगा, हताशा भी पैदा होगी और बगावत के आसार भी बनेंगे। जो लोग भाग के जा रहे हैं, अभी तो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अगर हितों का रक्षा नहीं कर पाएंगे सिंधिया जी, तो वो लोग जो है ना यहाँ बैठ के करेंगे क्या? तो ये एक चुनौती अभी एक चुनौती बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जो 8 सीटें अटकी हुई हैं मंत्रियों की, ये महज 8 सीटों का मसला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में कई सीटों पर असर डालने वाला मसला है। भारतीय जनता पार्टी जब भी फैसला लेगी इन सीटों के संदर्भ में, वो फैसले कई सीटों पर एक निर्णायक तौर पर प्रभाव डालने का कुव्वत रखेंगे। हमें इंतजार रहेगा भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची का, इस उम्मीद के साथ कि इन 8 सीटों के संदर्भ में फैसला उस सूची में दिखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवशी माली जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस चुनावी चर्चा के अंतर्गत हमने बात की उन 8 विशेष सीटों के संदर्भ में, विशेष प्रत्याशियों की भविष्य के संदर्भ में, जिनके प्रत्याशी होने पर संशय पैदा हो गया है। तो बहरहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।